ओके, मैडम का वेट कर लें, आ रही है। सिंगल एंट्री समझा ना बच्चा, पक्का? हाँ, तेरे को है, इनको नहीं है, तेरे पोर्शन में है। सो देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम सिंगल एंट्री एंड फाइनल अकाउंट्स ऑल्सो। बड़े लोग लेट हो गए आज। अच्छा, विधि मैडम आज एब्सेंट है। विधि मैडम एब्सेंट आज। अच्छा चलो, अभी देखो, एक तो अपॉइंटमेंट्स बहुत रहती मैडम की। कल मेरे को बोल रही थी सर मैं अच्छे से करूंगी, मेरे को समझा नहीं है, बोल रही थी ना कल जाते टाइम मैंने जब पूछा था। ओके, सो सबसे पहले हमने कुछ थोड़ा सा डिस्कशन किया था, रिमेंबर? कल जैसे ही हमारा सिंगल एंट्री कंप्लीट हुआ, वी डिसाइडेड टू रिवाइज जर्नल एंड लेजर, राइट? लेकिन जर्नल और लेजर करने से पहले ना कुछ बेसिक्स हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि भाई जो हम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं ना, वी आर प्रिपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंटाइल सिस्टम पहले तो, ठीक है? और मैंने बोला था भाई दो तरह के सिस्टम्स प्रिवेल करते हैं, वन इज कैश अकाउंटिंग सिस्टम, अब कैश अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम वही ट्रांजैक्शंस पकड़ते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, मतलब या तो कैश जा रहा रहेगा या कैश आ रहा रहेगा। जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है हम एंट्री ही पास नहीं करते उसकी। ठीक है? और दूसरा सिस्टम मैंने बताया था मर्केंटाइल या एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल सिस्टम। अब एक्रूअल सिस्टम में क्या बोलते हैं हम, अब ये हम फॉलो करते हैं एक्रूअल सिस्टम। अब एक्रूअल सिस्टम क्या बोलता है कि एनीथिंग विच एक्रूज वी विल रिकॉर्ड। इनकम एक्रू हो गया या एक्सपेंस एक्रू हो गया, वी विल रिकॉर्ड, वी विल नॉट सी कि पैसा मिला है कि नहीं मिला है। नहीं मिला है, मिल जाएगा, फ्यूचर में मिल जाएगा। बट द इंपॉर्टेंट इज लीगल राइट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लीगल राइट। ठीक है? अब मान लो वंशी ने विधि को 1 लाख रुपए की गुड्स दी और विधि बोलती है कि मैं 1 महीने बाद पेमेंट करूंगी वंशी। जैसे ही वंशी ने विधि को गुड्स ट्रांसफर किया तो वंशी का एक राइट बन गया है। क्या राइट बन गया है? विधि से पैसा लेने का, विधि से पैसा लेने का। अगर नहीं देगी तो शी कैन ऑल्सो क्या लीगल स्टेप्स भी ले सकती है उसके अगेंस्ट।
कोर्ट में भी जाके बोल सकती है मेरा पैसा 1,00,000 इसने नहीं दिया है। क्यों? उसका लीगल राइट बन गया ना भाई। आप किसी से सर्विस ले लेते हो तो व्हाट इज योर लीगल राइट? पैसा निकालना, रिकवर करना। इसी तरह से वाइसा वर्सा, अगर आपने किसी को सर्विस दे दी तो भी आपको उसको पैसा लेना है, और पैसा दे दिया तो सर्विस लेनी है, वो राइट है आपका। यहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है लेकिन राइट इन्वॉल्व है। समझा बेटा? कैश अकाउंटिंग सिस्टम, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। कौन सी दोस्त? यहां पे कैश इन्वॉल्व है। कैश मतलब यहां पे चेक वगैरह भी आ जाता है। कैश, नॉट ओनली करेंसी नोट्स, हाँ, ऑन द स्पॉट पेमेंट वाला कैश। अब आप बड़े हो जाओगे, सीनियर क्लासेस में जाओगे, वहां पे वर्ड यूज होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अरे सर, कैश इक्विवेलेंट्स मतलब एनीथिंग विच इज इक्वल टू कैश। अब देखो ना, आज तो कैश इक्विवेलेंट्स का इंपॉर्टेंट कैश से ज्यादा है। कितने लोग हैं कैश जेब में रखते ही नहीं है, फोन से ही पेमेंट करते हैं। दैट इज व्हाट कैश इक्विवेलेंट्स। व्हेन यू आर पेइंग समबडी फ्रॉम यूजिंग योर फोन, यूजिंग अ डिफरेंट एप्स, देयर आर सेवरल एप्स ना, तो मतलब व्हाट आर यू एक्चुअली यूजिंग? यू आर एक्चुअली यूजिंग योर बैंक अकाउंट। ऐप के अंदर से पैसा थोड़ा निकलता है। हाँ, कुछ हैं जिनका पर्सनल वॉलेट भी होता है, आप उनके वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करो और वहां से फिर बैंकिंग करो, ऐसे भी हैं। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हम अपना बैंक अकाउंट यूज करते हैं। और अगर आपका नहीं है, आप पेरेंट्स के बिहाफ पे कर रहे हो, तो पेरेंट्स का बैंक अकाउंट यूज हो रहा है, बराबर ना? कई बार क्या होता है, आपके पेरेंट्स का आप फोन यूज कर रहे हो, या उनका बिहाफ पे आप जीपे वगैरह यूज कर रहे हो, आपके फोन में आपने डाउनलोड किया है, लेकिन बैंक अकाउंट किन का इन्वॉल्व है? पेरेंट्स का। किन के नाम से वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं? आपके पेरेंट्स के नाम से कर आप रहे हो, लेकिन इन्वॉल्व है पेरेंट्स का बैंक अकाउंट, तो वो क्या हो गया फिर? दैट इज कैश इक्विवेलेंट। तो जहां पे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स ही इन्वॉल्व होंगे जिन ट्रांजैक्शन में, वही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उनको बोलते हैं कैश अकाउंटिंग सिस्टम। और यहां पे जरूरी नहीं है कि कैश इन्वॉल्व हो, यहां पे राइट इन्वॉल्व हो गया। राइट इन्वॉल्व होना मतलब एक्रू हो जाना, हमारा हक बन जाना। यस और नो? अभी कैसा है, कई बार क्या होता है, आपने भी ऑब्जर्व किया रहेगा, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, हम उन पे अपना हक समझते हैं। मान लो कई बार क्या होता है, वो फ्रेंड किसी और फ्रेंड के साथ ज्यादा बातें कर रहा है, तो वी फील जेलस। क्यों होता है ना? मान लो तेरी एक बेस्ट फ्रेंड है और तेरे को उतना भाव नहीं दे रही है, किसी और फ्रेंड को ज्यादा भाव दे रही है, तो यू विल फील हर्ट समवट। क्यों? और भी तो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उसी के साथ क्यों ऐसा फील हो रहा है? क्योंकि आपकी वो बेस्ट फ्रेंड है। आपने राइट समझ लिया है कि मेरा राइट है इस पे, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जैसे हम अपने पेरेंट्स पे अपना राइट समझते हैं। सो इसी तरह से जब हम राइट हमारा बन जाता है, तो अच्छा, हमेशा राइट ही नहीं होता, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। मान लो मैंने अगर उधार किसी से खरीदा, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की? पे करने की। तो कई बार राइट बन रहा है, कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, लेकिन कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। कैश वाली तो होगी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट बन रहा है तो भी होगी। और उसके राइट या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने को क्या बोलते हैं? एक्रू होना।
एक्रूअल। अंडरस्टूड दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जब हम अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम। अब सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है? तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है where two accounts are involved in every transaction। ठीक है, अब दो अकाउंट है बट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एक को हम बोल देते हैं डेबिट इफेक्ट, दूसरे को दे देते हैं क्रेडिट इफेक्ट। बराबर, तो इसीलिए इसको बोल दिया। अच्छा, तुम बोलोगे सर कई ट्रांजैक्शंस तो ऐसी थी जिसमें 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट इन्वॉल्व थे। अरे वो क्या होती हैं? कंबाइंड एंट्री होती है। एक एंट्री में दो ही अकाउंट होते हैं, लेकिन अगर अच्छा, व्हाट वाज द कंबाइंड एंट्री? हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कैसे होता है कि किसी भी एंट्री को कंबाइन कर दोगे? किसको कंबाइन कर दें? हाँ, लेकिन कौन सी होती है? उसके गुण बताओ। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंबाइंड एंट्री? दो चीजें मैंने बोली थी। पहला, डेट सेम। दूसरा, एक साइड सेम, चाहे डेबिट साइड सेम हो या क्रेडिट साइड सेम हो, मतलब अकाउंट वन साइड का अकाउंट सेम। फॉर एग्जाम्पल मान लो दो ट्रांजैक्शन है। आज कितनी डेट है? 19th ऑफ फेब। तो मैं 19th ऑफ फेब को ना दो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं। सबसे पहले ना मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने रेंट पे किया। ठीक है, रेंट पे किया तो एंट्री क्या होगी? रेंट इज एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। तो मेरी एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट। मान लो 1000 रुपए का रेंट पे किया। डेट कितनी है सर? 19/2। ठीक है, अच्छा उसी दिन सेम डे मैंने मोबाइल का रिचार्ज करवाया। टाइम अलग अलग है लेकिन डेट सेम है, तो मेरी एंट्री क्या होगी? मोबाइल चार्जेस टू कैश। मोबाइल चार्जेस मान लो मैंने 900 रुपए का रिचार्ज करवाया। बराबर है। पहला इसका एट्रीब्यूट क्या है? डेट सेम। अच्छा, इन दोनों में कोई एक साइड है जो सेम है? अमाउंट नहीं, अकाउंट। ये देखो इधर भी क्रेडिट क्या हुआ है? कैश। अरे ये क्या हो गया? इधर भी क्रेडिट क्या हो गया? अब देखो इधर भी क्रेडिट है कैश। ये देखो ये भी कैश है, ये भी कैश है।
ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है। तो मैं क्या कर सकता हूं, दो एंट्री लिखने की बजाय एक ही एंट्री बना सकता हूं। जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो अनकॉमन है उसको दो बार लिखेंगे। अनकॉमन क्या है, रेंट और मोबाइल चार्जेस। तो मैं लिखूंगा 19 टू रेंट अकाउंट डेबिट। या मोबाइल चार्जेस अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ओनली एग्जांपल दे रहा हूं। तो कैश तो कॉमन ही है, तो अमाउंट क्लब कर दूंगा। तो इसको बोल देते हैं क्या, कंबाइंड एंट्री या फिर कंपाउंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री या फिर कंपाउंड एंट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस कारण कई बार अलग अलग अकाउंट होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं। सर तो बोलता है डबल एंट्री सिस्टम, यहां तो कितना ही है। एक्चुअली वो क्या है, वो डबल एंट्री की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस का क्लब है। इंडिविजुअल एंट्री देखोगे तो दो ही इफेक्ट है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब इसके बाद तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर डेबिट किसको, किस अकाउंट को डेबिट बोले, किस अकाउंट को क्रेडिट बोले, ये कौन बताएगा हमें। तो मैंने बोला यहां पे दो सिस्टम है, अब दो तरह से चल सकते हो तुम। अब मान लो यहां से तुमको सीएसटी जाना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो स्लो ट्रेन पकड़ लो या फास्ट ट्रेन पकड़ लो, बराबर ना, पहुंचोगे वहां पे ही, लेकिन ट्रेन अलग अलग है। इसी तरह से डेबिट क्रेडिट करना जब हम करते हैं तो दो डिफरेंट वेज हैं, दो अप्रोचेस हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच, एक को बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या हो जाता है, हम गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं, जो तुम बोल रहे हो। तो हम गोल्डन रूल्स फॉलो करेंगे, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली जितने भी अकाउंट्स हैं उनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से थे, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल रियल नॉमिनल। अब तीनों के अपने अपने रूल्स। पर्सनल का रूल क्या था, यस, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल का क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इनको फॉलो करके हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। क्लियर। अच्छा, इसी के साथ मॉडर्न अप्रोच को मैंने नाम दिया था क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंगली तीन तरह के अकाउंट होते हैं, इसके अकॉर्डिंगली पांच तरह के अकाउंट होते हैं। अब ऐसा क्यों किया गया ना, क्योंकि एक कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है ट्रेडिशनल अप्रोच में। अभी होगा क्या, मैं तुमको बोलूंगा डेटर इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम एसेट में लिखते हैं, और एसेट तो रियल होती है। याद है ना, बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग क्या देते हैं, एसेट्स, और एसेट साइड पे लिखते हैं क्या, डेटर्स, बैंक। तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, खुद के ही कंसेप्ट को कंफ्लिक्ट कर में लेके जा रहे हैं। तो उसको और क्लियर करने के लिए क्या किया, पर्सनल अकाउंट ही उड़ा दिया। यहां पे देख लो पर्सनल अकाउंट नहीं है कोई, तो पर्सनल अकाउंट के बना दिए दो। क्या दो,
या तो वो होगा कैपिटल, कैपिटल भी तो पर्सनल अकाउंट ही होता है, या लायबिलिटी, और एक को डाल दिया एसेट में। अब सी फॉर कैपिटल अकाउंट, एल फॉर लायबिलिटी, और आर फॉर रेवेन्यू की बजाय तुम इनकम लिख सकते हो, रेवेन्यू से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इनकम अकाउंट। ठीक है। अब सर इनके रूल, हम तो रूल देखने वाले थे ना, तो रूल देख लो ना, एक ग्रुप बना लो LIC का, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यानी LIC, और दूसरी तरफ ले लो ए या ये जो भी कह लो। अब दो गैंग बन गए इधर, दोनों में 36 का आंकड़ा है, एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट। अब LIC गैंग क्या बोलता है भाई, अगर हम बढ़े तो हमें करो क्रेडिट, अगर हम घटे हमें करो। अब ये बोलता है भाई इसके उल्टा हम चलेंगे, हम बढ़ेंगे तो डेबिट करो, हम घटेंगे तो क्रेडिट करो। LIC बढ़ा क्रेडिट, LIC घटा डेबिट, ये बढ़ा डेबिट और ये घटा तो क्रेडिट। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच, ये हमने डिटेल में किया हुआ है सब, ओनली मैं थोड़ा सा तुम्हारा माइंड रिफ्रेश कर रहा हूं, समझा? श्योर? चलें अभी कुछ सम सॉल्व करें, चलो लेट्स डू इट। अब तुम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से सॉल्व करोगे कि मॉडर्न से? ट्रेडिशनल तुमको अच्छा लगता है, वही 3 टाइप, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं एनालिसिस नहीं करेंगे, वो अभी बच्चों का बात हो गया है, अब हम सीधा सीधा जर्नल करेंगे और दिमाग में करेंगे कैलकुलेशंस। ठीक है, चलो लेट्स डू इट। पहले एक सिंपल हल्का फुल्का सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो फॉर्मेट बना लें। यस सर, बना लेते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहला हाँ, डेट्स है नहीं ज्यादातर क्वेश्चंस में, तो सीरियल नंबर लिखो। हाँ, और डिपेंड करता है, अगर एग्जाम में भी डेट नहीं है तो फिर डेट कहां से लाएगी तू? अभी मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, तुम लोग ही एक्सप्लेन करने वाले हो।
अच्छा एक बात बताओ, कितनी तरह की डिस्काउंट होती है? कौन कौन सी? यस, क्या? ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट नहीं होती कोई, ठीक है? कैश एंड क्रेडिट, वेरी गुड, कैश एंड क्रेडिट ना, एंड ट्रेड डिस्काउंट, ना कि क्रेडिट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, वो हमारे लिए बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी कभी जर्नल एंट्री आती भी नहीं है, ठीक है? तो फिर उसको ट्रीट कैसे करते हैं, भूमि कैसे ट्रीट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को? जल्दी बोल, जल्दी। हम डायरेक्टली अमाउंट माइनस कर देते हैं और हमेशा नेट वैल्यू से जर्नल एंट्री करते हैं, जो डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी। हाँ वही वाली, वही वही जो देखो जानती है बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, तो भी ट्रेड माइले माइनस होगा, बाद वाली वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। और अगर कैश डिस्काउंट भी है तो वो भी माइनस करना है पहले, फिर बाद में जीएसटी लगेगा। चलें स्टार्ट करें, चलो। तो कौन सा क्वेश्चन ले? इसलिए बोला निकालो कोई अच्छा सा क्वेश्चन जो तुमको तंग करता हो, क्योंकि मैं भी तुमको ही तंग करने वाला हूं। मैं तुम लोग से ही पूछने वाला हूं, बोलो चलना है, ठीक है? जीएसटी बाद में करेंगे, पहले एक नॉर्मल लेते हैं। फोर्थ वाला, चलो। अच्छा नरेशन नहीं करेंगे, हाँ ठीक है, नरेशन नहीं करेंगे। गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ, नरेशन तुम लिख देना, अभी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी तुम लोग को। लेट्स डू इट। भूमि तो रेस्ट करने वाली है कल, इतने दिन से हम तंग कर रहे हैं ना इसको, रोज सुबह मैं तंग करता हूं तुम लोग को। और कल देख 4 बजे सुबह उठ जाएगी ये। ओके स्टार्ट करें, हो गया तुम्हारा फॉर्मेट बना के? जल्दी करो जल्दी, देख ले अभी। करें स्टार्ट। भूमि मैडम पहला वाला पढ़ो। क्या बोली है? करंट नहीं है, वो करंट है। पहले मुझे ये बात का आंसर दो, कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं? कैश और क्या बात कर रही है? उसने बोला है कि मालिक अपने घर से पैसा लाया है।
हाँ, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, इसको हम शॉर्ट में एसबीआई अकाउंट लिख देंगे। तो एसबीआई अकाउंट और कैश। अच्छा, एसबीआई अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और कैश इज अ रियल अकाउंट। अच्छा, तो बैंक पैसा रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पहला एसबीआई अकाउंट डेबिट, एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश। SBI account debit to cash 60,000. चलो मैडम आप करोगे। ऑफिस यूज ड्राइंग्स होगा, पर्सनल यूज ड्राइंग्स होता है मैडम, यही तो एग्जाम में गलती करके आएगी। बैंक टू, तू बैंक से पैसा निकाल रही है, कैश विड्रॉन, तो बैंक रिसीवर है कि गिवर है? तो क्या होगा एंट्री बता अभी। कैश आ रहा है तो कैश डेबिट। जितना इजी लगता है ना जर्नल उतना है नहीं। मैडम सीए फाइनल तक जर्नल चलता है, जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है ये अकाउंट्स का। तो अभी देखो हमारे पास कैश आ रहा है गल्ले में, तो हमने गल्ले में कैश लाया, लेकिन कहां से निकाल के लाए? बैंक से, तो बैंक गिवर हो गया, और कैश आया है तो कैश डेबिट हो गया। तो एंट्री बनेगा कैश टू बैंक। बैंक कौन सा है? एसबीआई। ठीक है, बैंक लिखते हैं। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 10,000। अच्छा चलो अभी थर्ड डिस्कस करते हैं। पेड टू किरण, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक। दोनों ही पर्सनल अकाउंट, देना बैंक भी पर्सनल अकाउंट, किरण भी पर्सनल अकाउंट। रिसीवर है और देना बैंक गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो लिखो किरण टू देना बैंक। दीदी ध्यान से पढ़, चेक लिखा है उधर। किरण टू देना बैंक। $20,000। अच्छा आगे चलते हैं अभी। मैडम सीरियसली लो, तुम लोग गलतियां बहुत कर रहे हो, भूमि खास करके। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड कहां से पैसे निकलते हैं? डेबिट बैंक से, तो मतलब ये बैंक अकाउंट एक्चुअली। यस, परचेज इज अ एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, और बैंक इज ए गिवर। फोर्थ एंट्री परचेजेस अब अमाउंट कितनी थी? 90,000।
अभी भूमि एक्सप्लेन करेगी। यस, भूमि एक्सप्लेन कर। बैंक ही है, बराबर। किसको? अमित को। हाँ, एक बात मैंने, अच्छा एक थंब रूल बताया था मैंने, कुछ याद है? मैंने बोला था डिस्काउंट उधर ही आती है जिधर कैश बैंक आता है। अब मैंने तुमको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। कैश क्यों आएगा? ईसीएस क्या होता है? बैंक होता है ना। दोनों ही बोला मैं, मतलब यहां तो कैश आएगा या बैंक आएगा, तो यहां बैंक है। अब बोल क्या करेंगे? सोचने दे जरा उसको, दिमाग की कसरत करने दे इसको। क्या करेगी सोच? पेड, तू पे कर रही है और बैंक से कर रही, मतलब बैंक क्या है? गिवर है। हाँ हाँ हाँ, डेबिट होगा। अभी थंब रूल क्या था? थंब रूल क्या था? थंब रूल बता पहले मेरे को। हाँ, तो बैंक अभी तूने क्या किया है? तो डिस्काउंट को तू किधर बोल रही है? नहीं, किधर बोला था पहले? हाँ, तो मतलब तूने रॉन्ग किया ना, मानती है ना? तो कहाँ आना चाहिए था? क्रेडिट। अब तुम्हारे माइंड में ये है कि सर एक्सपेंस तो डेबिट होता है। मैडम, हम पैसा पे कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट देंगे क्या? क्या हमें मिलेगा? वो हमारी इनकम होती है, रिसीव्ड है वो डिस्काउंट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब समझा है इसका लॉजिक? अच्छा हुआ मैंने पकड़ा, तो तुम लोग एग्जाम में पूरा रॉन्ग करके आते थे, खास करके भूमि मैडम। चलो, तो हु इज ए रिसीवर? अमित इज अ रिसीवर। अमित, अभी अमाउंट मत लिखना अमित के सामने। टू बैंक, बैंक कितना पे कर रहा है? बैंक कितना पे कर रहा है? यस, 58,500। और मैंने बोला जिधर कैश बैंक उधर डिस्काउंट, तो मतलब डिस्काउंट भी किधर आएगा? क्रेडिट में, तो लिखेंगे टू डिस्काउंट। और जब क्रेडिट हो रहा है ना डिस्काउंट, ऑब्वियसली वो रिसीव्ड है। यस, अब इन दोनों का टोटल करके ना तुम अमित के सामने लिखोगे तो कितना बन रहा है देखो? 60,000। कोई डाउट इसमें? आगे चलें। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? थ्रू, ठीक है। उसने क्या किया? आईएमपीएस मतलब बैंक से बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब बैंक में पैसा आया है, तो बैंक रिसीवर हो गया हमारा। तो गुप्ता ने क्या किया? हमारे बैंक में पैसा डाल दिया, तो बैंक ने रिसीव किया ना, हमने तो नहीं किया। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? रिसीवर क्या होता है? डेबिट। और गुप्ता इज अ गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आगे तुम समझदार हो, क्या एंट्री करूंगा? गुप्ता स्टोर्स। गुप्ता स्टोर्स क्या करेंगे? क्रेडिट। और डेबिट किसको करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? बैंक।
अमाउंट इज 7,500. अब देखो, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. उल्टा कर दो. हमेशा याद रखो, डिसऑनर हुआ कुछ घबराने की बात नहीं है. सेम एंट्री देखो और उसको उल्टा कर दो. तो किरण के साथ कौन सी एंट्री की है हमने, ऊपर देखो ना जरा, किधर है किरण? ये देखो, किरण टू देना बैंक है ना. तो क्या कर देंगे फिर, देना बैंक टू किरण. अमाउंट कितनी थी? 20,000. एग्जैक्टली उल्टा किया हमने, देख लो चाहे. एट्थ, कैश परचेजेस 50,000, अमाउंट पेड बाय चेक. तो बहुत इजी है, परचेजेस टू बैंक. ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम खुद ही कर लोगे. वैल्यू बोलो. Now come to the ninth one. Ninth is sold goods worth rupees 90,000 to Ranveer on credit at 10% trade discount. ट्रेड डिस्काउंट का कुछ बोला था अभी अभी मैंने, पहले उसको हटाओ. अच्छा, तो मतलब ट्रांजैक्शन होगी 81,000 की. क्यों? 90 का 10%. क्या एंट्री करेंगे, जल्दी बोलो. सेल्स डेबिट होती है, इनकम है वो. रणवीर रिसीवर हो गया ना, डेबिट द रिसीवर, और इनकम क्रेडिट होती है, तो सेल्स इज इनकम. कितना? 81. एटी 1 हो गया. मैडम फुल सेटलमेंट लिखा है. फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? 80 ही दिया और बोला मैं नहीं दूंगा इसके बाद, तो जबरदस्ती डिस्काउंट. चलो, डिस्काउंट के लिए थंब रूल क्या था मैडम? चल अभी बता फिर क्या करूं, सोचने तो दो उसको. वेरी गुड, वेरी गुड. सो रिसीव्ड चेक है, ठीक है, तो चेक है तो मतलब बैंक है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर हो गया. लेकिन प्रॉब्लम एक है कि बैंक में आया 80,000 और ऊपर वाली ट्रांजैक्शन देखो, रणवीर से लेना था 81, तो 1,000 रुपए जिधर बैंक उधर ही डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेबिट होगा.
और डिस्काउंट डेबिट में आया तो एक वर्ड लगाना होता है अलाउड। हु इज ए गिवर? रणवीर। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक बात मेरी याद रखना, अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 ही तुमने अच्छे से कर लिया, मोस्ट ऑफ द एंट्रीज तुम्हारे एग्जाम में ऐसी ही आएंगी। अच्छा, फिर था 11 नंबर। तो बैंक पेड, तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, पे कर रहा है मतलब गिवर, तो क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां एक चीज क्लियर है भाई, बैंक क्रेडिट होना है, तो डेबिट क्या होगा? हाँ, पे किया। एक्सपेंस डेबिट लिखेंगे, बैंक, सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक प्रीमियम नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम। वैल्यू बोलो कितना? डन। नेक्स्ट 12th। ओ, बेयरर चेक के लिए हम बैंक यूज नहीं करेंगे, कैश यूज करेंगे। चलो, ओके। 13th, received a check from Mr. मनीष 30,000। तो मनीष से चेक रिसीव हुआ है, ये महेश, हाँ महेश बराबर। तो दोनों ही पर्सनल हो गए ना, तो लिखेंगे बैंक अमाउंट बोलो, चलो नेक्स्ट वन। ओ, गड़बड़। तो मतलब सेम डे हमने बैंक में डाला नहीं था, तो बैंक नहीं लिख सकते ना, तो क्या करेंगे फिर? जल्दी बोलो,
इसीलिए सेफ रहने के लिए एक काम किया करो, जब भी चेक आए ना तो आगे पढ़ लिया करो एक आध स्टेटमेंट। इधर लिखो कैश, हाँ तो वो तो आना ही है ना, ठीक है। तो कैश टू महेश करेंगे, ना कि बैंक टू महेश। अब वही चेक हमने नेक्स्ट डे क्या किया, वही तो बोला। हाँ मेरे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है, तुमको कट करके या वाइटनर लगा के करना पड़ेगा। अभी अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट डे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैश से चेक निकल जाएगा और बैंक में चला जाएगा। तो क्या करेंगे फिर, बैंक इज अ रिसीवर ऑन दैट डे, तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट। लिखो 14th, बैंक, और कैश गया। तो हमने क्या किया, कैश से चेक निकाल के बैंक को दे दिया। चेक रिसीव फ्रॉम महेश रिटर्न्ड डिसऑनर्ड। तो एक बात याद रखना, अब देखो, हाँ अभी ये तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, लेकिन कैश में अभी चेक रहा नहीं है। हाँ तो हम देखो उल्टा किसको करेंगे, यहां पे लास्ट में चेक था, तो लास्ट में चेक कहां था, बैंक में। तो हमने बैंक को क्या किया था, डेबिट, तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। तो लिखो टू बैंक। अच्छा एक सिंपल बात बताऊं, अगर तुमको नहीं समझ रहा कि क्या एंट्री उल्टी करनी है, तो एक काम करो, दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दो, तो बचा क्या, बैंक टू महेश, तो उसको उल्टा कर दो, तो महेश टू बैंक। उधर एक्चुअल में मत करना, हाँ मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कॉमन वाले को इग्नोर करो, तो जो बना उसको उल्टा कर दो। इंडोर्स का मतलब किसी और को दे दिया, मतलब बैंक में जमा नहीं करवाया, किसी और को दे दिया। अच्छा देखो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम विकास इंडोर्स टू समीर। विकास के चेक में जाओ, हमने बैंक में तो नहीं डाला था ना उसको, नहीं बेयरर चेक था, कैश में डाला होगा। देखो एंट्री है ये ना, देखो 12th एंट्री है ना, कैश टू विकास, तो मतलब वो चेक कैश में पड़ा था, तो हम उसको कैश ही ट्रीट करेंगे। कैश गया, और कौन रिसीवर है, समीर, तो एंट्री नंबर 16 हो जाएगा, समीर टू कैश। हम वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसे कैश देते टाइम करते थे। जितने का चेक था, 25,000 का। परचेज गुड्स ऑफ 10,000, 9,000, और बेयरर चेक इशू कर रहे हैं। कैश क्यों आएगा, वो तो बोल रहा है बेयरर चेक इशू किया। इशू करते टाइम बैंक से ही जाता है, वो रिसीव का फंडा है कैश वाला।
छोटे छोटे। और एक और इम्पोर्टेंट, हाँ, जो यहाँ पे कंसेप्ट आ रहे हैं वो डबल एंट्री, वो डबल कॉलम कैश बुक में भी आते हैं, तो मतलब उसकी भी प्रैक्टिस हो रही साथ में। तो लिखो परचेजेस $9,000। अच्छा, कुछ करते थे क्या इधर? यहाँ पे टोटल कर देना एग्जाम में, नहीं तो मार्क्स कटेगा। अब बताओ, अब और कहाँ पे अटकते हो? जीएसटी के अलावा सब आता है? एक वर्किंग बनाते थे हम, जहां पे सीडी टीडी एक साथ आता है, सीडी टीडी एक साथ आता है। चलो आ जाओ, उस पे निकालो। चलो 9 करते हैं। चलो जरा फर्स्ट का मेरे को वर्किंग बना के दिखाओ पहले। चलो, सिखाया है ना? चलो करो जल्दी जल्दी जल्दी। वर्किंग वर्किंग चाहिए मेरे को, ओनली वर्किंग। हो गया अभी? हाँ कोई बात नहीं, मैं भी कर रहा हूं अभी। देखो कोई बात नहीं, अभी देखो उसने बोला फर्स्ट ट्रांजैक्शन का मैं पहले वर्किंग बना रहा हूं। अब देखो वो बोल क्या रहा है, बोलते हैं परचेज गुड्स ऑफ ₹90,000 at 10% TD and 10% CD from Rakesh and 1/3 amount paid by check। कभी भी ऐसा टीडी सीडी एक साथ आ जाए तो आपका वर्किंग स्टार्ट होना चाहिए ग्रॉस वैल्यू से। अब तुम बोलोगे सर ग्रॉस वैल्यू क्या होता है? तो वो वैल्यू जिसमें से ना तो टीडी माइनस हुआ है ना सीडी माइनस हुआ है, यानी कि डिस्काउंट से पहले। इसको टैग प्राइस भी बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग शॉपिंग करने जाते हो, मान लो तुम लोग कपड़े खरीदने गए, तो सबसे पहले क्या करते हो? मान लो तुमको एक ड्रेस पसंद आ गई, क्या करते हो सबसे पहले? टैग देखते हो कितने का। अपनी जेब में जितने पैसे हैं उतने में आ रहा है क्या?
और मान लो उसके ऊपर लिखा हो 20% डिस्काउंट, तो फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, जो अमाउंट लिखा हुआ है उसका 20% माइनस करते हो, फिर तुमको समझ में आता है कि कितने का मिल रहा है। बराबर है। तो मतलब टैग प्राइस या ग्रॉस वैल्यू मतलब जो उसके टैग पे लिखा हुआ है, यानी कि वो प्राइस जिसमें से कोई भी डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ है, तो कितनी वैल्यू थी सर, 90,000 था। अब टैग प्राइस में से माइनस क्या करना है, तो टैग प्राइस में से माइनस पहले होगा ट्रेड डिस्काउंट। कितना है, तो 10% है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%, तो 9,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा जी। तो ग्रॉस वैल्यू में से 9,000 माइनस करने के बाद आता है नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज नेट वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ना, ये हमारे लिए ट्रांजैक्शन की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। अब एक काम करेंगे, इतना करने के बाद पहले हम देखेंगे हम परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं वो ऊपर लिख दो, यानी कि परचेज अकाउंट लिख दिया। अब मुझे एक चीज का आंसर दो, परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? परचेज इज एक्सपेंस, तो लिखो ऊपर डेबिट, और इसको ऐसे अंडरलाइन कर दो। अगर ऊपर डेबिट है तो नीचे सब क्रेडिट होने वाले हैं, पहला पॉइंट। अब आगे क्या बोला उसने, उसने बोला भाई एंड 10% सीडी फ्रॉम राकेश एंड 1/3 अमाउंट पेड इन कैश। मतलब ये 81,000 का ट्रांजैक्शन दो पार्ट में कटेगा। क्यों दो पार्ट में कटेगा? क्योंकि 1/3 इज अ कैश ट्रांजैक्शन। ये मैं नहीं कह रहा, उसी ने किए कहा है कि 1/3 इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो बाकी का बचा हुआ क्या हो गया? अब 3 में से एक तो इधर आ गया, तो 3 में से एक माइनस करो तो कितने बचते हैं? 2। तो मतलब इधर आ जाएगा 2/3 ट्रांजैक्शन। तो 2/3 क्या हो गया फिर? क्रेडिट। इतना समझा तो बोलो। तो 81,000 का ये जो 81,000 है, इसका 1/3 कैश ट्रांजैक्शन है और 2/3 उधार का ट्रांजैक्शन है। तो एक काम करो ना, 81,000 डिवाइडेड बाय 3, 27,000। मतलब कैश ट्रांजैक्शन कितनी हो गई? 27,000 की। क्रेडिट कितने की हो गई? 54,000 की। अब कैश ट्रांजैक्शन वाली अमाउंट उस पे मिलेगा सीडी, तो इधर लिखेंगे माइनस सीडी। कितना है? 10%। 10% कितना होगा? 2700। तो जैसे ही मैंने 27,000 से 2700 माइनस किया, तो वैल्यू कितनी आएगी फिर? 24। इतना समझा तो बोलो। भूमि को डाउट है? क्या हुआ?
हाँ कैश डिस्काउंट कैश पे मिलती कि उधार पे? कैश ट्रांजैक्शन ऑलवेज गिवन ऑन कैश पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो कैश पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है? 1/3 मैडम, क्लियरली लिखा है उसने. तो चेक इज ए कैश ट्रांजैक्शन ना. मैंने अभी बोला था कैश इक्विवेलेंट्स. कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? बैंक. चेक कहां से जा रहा है? बैंक से. तो मतलब कैश ट्रांजैक्शन कौन सी हो गई फिर? समझा? तो 1/3 पेड बाय चेक का ये मतलब नहीं है कि 2/3 पेड बाय कैश. फिर तो पूरी ट्रांजैक्शन ही कैश हो गई. समझा? 1/3 उसने कैश ट्रांजैक्शन है बट पेड बाय बैंक. सेम है ना. तो ऑब्वियसली बाकी का उधार है. हाँ समझा? अभी क्या गड़बड़ें की हैं तुम लोगों ने. अब ये जो अमाउंट है ना ये आएगा बैंक अकाउंट और ये आ जाएगा. अच्छा हम खरीद रहे हैं तो मतलब डिस्काउंट हमें मिलेगी तो डिस्काउंट रिसीव्ड. ओनली डिस्काउंट भी लिख दो, वो एंट्री में जाओगे तुमको समझ ही जाएगा रिसीव्ड है या पेड है. और जो उधार होता है वहां पार्टी का नाम आता है. तो नाम क्या है? राकेश. अब देख लो ऊपर अगर हमने डेबिट किया तो मतलब ये तीनों अकाउंट. कौन से तीनों अकाउंट सर? कौन से तीनों अकाउंट? डिस्काउंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट और राकेश अकाउंट. तीनों के तीनों क्या होंगे? ऊपर वाले से उल्टा, यानी कि क्रेडिट. ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, ये भी क्रेडिट. बोलिए. ओनली कैश पे. उधारी वाली ट्रांजैक्शन के ऊपर कभी भी सीडी नहीं मिलता मैडम. अभी फंडा क्लियर हुआ इनका? पक्का? तो फिर दोनों पे मिलेगा. मान लो यही ट्रांजैक्शन को अगर मैं मोल्ड कर दूं, अभी ध्यान से समझियो, इधर देख, इसी को अगर मैं थोड़ा सा और गोल मटोल कर दूं. अच्छा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वही है तो बस ठीक है फिर. हाँ अब इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? तो जर्नल एंट्री बड़ी सीधी सी हो जाएगी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट. यस. परचेजेस अकाउंट डेबिट 81,000 टू. यस पहले बैंक लिखा कर. हाथी पहले आएगा, पूंछ बाद में आएगी. और कितना उस पे डिस्काउंट मिला है? तो डिस्काउंट रिसीव्ड. हाँ तो वो उधार की ट्रांजैक्शन हो गई तो लिखो टू राकेश. नाम मतलब उधारी हो गई ना. नाम उसी का आता है जो हमारा या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा. मतलब या हमने उधारी ली है या हमने उधारी दी है. ये टाइप का ट्रांजैक्शन फाइनल्स में आएगा ही आएगा तुमको. समझा? नेक्स्ट चलो अब जरा सेकंड वाला सेल है. बेच रहे हैं हम तो मतलब वो इनकम है, उस पर जो डिस्काउंट है हमारा खर्चा है, डेबिट होगा. चलो
इसका वर्किंग बना के दिखाओ जरा। बनाया है, इधर देखो, अभी मैं बना रहा हूं। हीरोइन ध्यान दे इधर। आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। इधर देखो अभी, sold goods of rupees 50,000 at 10% TD, 10% CD to Raj and received 50% by check and 20% by cash। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जीवी। जीवी मतलब ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू कितनी है, 50,000। अब हम ग्रॉस वैल्यू में से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, यस, लिखो लेस टीडी। गड़बड़े की हैं और क्या होगा, तो टीडी कितना हो गया, टीडी इज 10%। तो 5,000 रुपया यहां से कट, तो जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन का वैल्यू है दैट इज 45,000। और सुन लो, ठीक है, 45,000 इज योर एनवी। और है क्या, सेल्स, और सेल्स होगा क्रेडिट। यहां से एक रास्ता क्लियर हो गया, बाकी सब नीचे होने हैं डेबिट। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ना 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, ना कि 2। 2 कैश ट्रांजैक्शन है और 1 क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे ना, यहां पे 2 पार्ट में तोड़ेंगे। अच्छा, अब इधर लिखेंगे, इधर देखो, यहां लिखेंगे, उसने बोला 50% चेक, तो यहां पे लिखेंगे कैश ट्रांजैक्शन लेकिन बैंक अकाउंट से। ये भी कैश ट्रांजैक्शन है लेकिन ये कैश अकाउंट से होगी, और ये तो है ही उधारी। तो कैश ट्रांजैक्शन मोड ऑफ पेमेंट बैंक, कैश ट्रांजैक्शन मोड ऑफ पेमेंट कैश, और उधारी, 3 पार्ट लिख दिए। वैसा भी कर सकते हैं, मैंने यहां ही तीनों में तोड़ दिया है, वो और लंबा हो जाएगा, फिर पहले 70 निकालो, फिर उसका करो, फिर उसका करो, इसमें सीधा करो ना। तो उसने क्या बोला कि भाई 50% बैंक से है, 20% कैश में है, और बाकी क्रेडिट कितना हो गया फिर 30%। 100 होना चाहिए ना, तो 50 और 20 70, 70 प्लस 30 100। अच्छा, 45,000 का 50% कितना होगा, 22,500। तो 22,500 बैंक से 20% हो जाएगा 9,000। और क्रेडिट 13,500। अब देखो, माइनस, अब देखो इस पे भी सीडी मिलेगा, इस पे भी सीडी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऑन द स्पॉट पेमेंट है दोनों। सीडी कहां नहीं मिलेगा, सीडी क्रेडिट में नहीं मिलेगा। अब देखो सीडी कितना था, 10% माइनस, तो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 20,000
समझा? अच्छा, इधर भी माइनस सी डी होगा। 900 रुपया। ये हो गया कैश अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा नाम। नाम क्या था? राज। उधारी पे मिलता है क्या सीडी? फिर फायदा ही क्या पैसा देने का? फिर उधारी पे ही लो। कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन अभी भी क्या करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों ही अमाउंट है, ये क्या है? डिस्काउंट की। डिस्काउंट कितना हो गया? 2250 और 9000, तो ये हो गया 3150। टोटल डिस्काउंट 3150 हो गया। ये दोनों ऐड कर दिया, ये भी प्लस ये भी, एक ही होगी। समझा? कोई डाउट? यस मैडम, एक ही अकाउंट दो बार क्यों लिखेंगे? अलाउड, वो डिपेंड करेगा ना, डेबिट होगा कि क्रेडिट। ऊपर क्रेडिट हुआ है तो नीचे डेबिट है, तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड ही होता है। तो बैंक भी डेबिट, कैश भी डेबिट, राज भी डेबिट, और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट। लिखो जर्नल एंट्री इसकी, फिर लिख लोगे ना कि मैं लिख के दूं? तो सब क्लियर ही है। ओके, चले आगे। ये तो एकदम सिंपल है, ये तो कैलकुलेशन होनी ही चाहिए तुम लोगों से। 1/3 रिसीव्ड इन कैश, तो बाकी क्या हो गया फिर? 2/3 उधार। उधार।
डन। जल्दी करो, इसके बाद जीएसटी का पॉइंट करेंगे। राज का नाम आएगा ना, बैंक लिख दिया फिर तो प्रॉब्लम हो गई, फिर तो पेमेंट ही होगी। मेघा से बात हो रहा है तुम लोग का? उसको बोलो आने के लिए, उसको बोलो रिवीजन हो रहा है अभी चालू। एक दिन उसको बोलो आने के लिए, एक दिन के लिए। मीता मैम का? मीता मैम तो बोल रहे थे हुआ, हाँ। और वो मैथ्स वाली दोनों लड़कियां, उनसे है क्या कांटेक्ट? भूमि ने गड़बड़ की है। मैं बोला वो मैथ्स की दो लड़कियां थी जो मैथ्स में आती थी, स्नेहा और हीनल, उनका कांटेक्ट है तुम्हारा? उनको शायद उधर से इंस्ट्रक्शन है कि फोन मत उठाओ किसी का, ये वो। तुम लोग ने वो फॉर्म भर दिया पैसा रिटर्न लेने वाला? नहीं नहीं, वो उन लोगों से पैसा मांगा क्या तुम लोग ने, रिफंड? मैं करूं क्या? कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत बार करती है तू, एग्जाम में भी ऐसे ही गलत कर देगी। तो एक काम कर, घर पे बैठ के ना 1-2 घंटा बस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की प्रैक्टिस कर।
हो गया पक्का? ओके चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज जीएसटी। ये नहीं बोलती फॉर्चुनेटली, बस हमें जीएसटी भी सीखने मिलेगा आज। कैसे पलटी मारती ना। अच्छा हाँ टेंथ वाला ओके तो अभी नाइन्थ किया, अभी टेंथ करते हैं। अब लेकिन पॉइंट ये है कि जीएसटी का पूरा फंडा हमें समझ में आना चाहिए। पहले तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली किसी भी कंट्री में दो तरह के टैक्स प्रिवेल करते हैं, वन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, वन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ लेकिन हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होता है, आईजीएसटी भी हो सकता है। इंटरनेशनल नहीं, इंटर स्टेट, जहां पे बायर सेलर अलग अलग स्टेट में है। इंट्रा, इंट्रा मतलब सेम, इंटर मतलब अलग अलग। अब देखो ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये हमेशा इनकम पे लगता है मोस्टली, और क्या किया जाता है, बता के लिया जाता है, बता के लिया जाता है कि तुमसे ये टैक्स ले रहे हैं हम। और इनडायरेक्ट मतलब जो छुपा के लिया जाता है, हमको पता भी नहीं होता कि हम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये खुल्लम खुल्ला बदमाशी है, जिसको बोलते हैं डाका, और ये है चोरी। सुना है डाका मारना क्या होता है? सामने वाले की कनपटी के बंदूक रख के पैसा लेना। और चोरी क्या होती है? जब सामने वाला सो रहा है, ठीक है। तो मतलब वैसा ही है। डायरेक्ट टैक्स बोले तो सामने से सामने वाले को बता के लिया जाता है तेरे से टैक्स ले रहे हैं, और ये जो है ना ये छुपा के लिया जाता है। मान लो हम पेन खरीदने गए, हमने 10 रुपए का पेन खरीदा, अब वो 10 रुपए के अंदर अंदर ही क्या हो गया, टैक्स भी कट गया, हमें पता भी नहीं चला। हाँ, ताकि उनका ये लिमिट क्रॉस नहीं हो। वो तो डिपेंड करता है इनकम पे, किसी को 5% लगता है, किसी को 10%, 35% भी लगता है, वो स्लैब होते हैं अलग अलग। अभी तो 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अगर तुम मतलब लाख रुपया महीना कमा रहे हो तो तुमको कोई टैक्स नहीं देना है, या उससे कम, ठीक है। लेकिन अगर तुम लाख रुपए महीने से ज्यादा कमाओगे, हाँ पर मंथ 1 लाख, फिर भरना है। कब 12 लाख है? महीने का 12 लाख नहीं है, कल को बोले कि दिन का है 12 लाख रुपया। तो कोई टैक्स ही नहीं भरेगा फिर। तो मतलब महीने का, हाँ ऑब्वियसली।
पहले तो 3 लाख से ज्यादा, हाँ। सबके नहीं घुसते, वो जिनके पास उनको लगता है कि मतलब ये है, कुछ भी तोड़ देते हैं। बोला ना स्कैनर से कर लेते अभी, पहले तोड़ देते थे। हाँ वही ना, मतलब अगर कुछ भी नहीं निकला तो सामने वाले का तो, अरे ये होता ना कुशन्स और ये गद्दा वद्दा सब फाड़ देते थे। तो वो बोलेंगे कि अच्छा है ना तुम लोग सब नया नया लोगे अभी। तुम्हारा अगर सोफा वगैरह है उसकी भी गद्दी वद्दी फाड़ देंगे। लेकिन अभी स्कैनर्स यूज होते हैं। तो अभी आगे चले हम जीएसटी पे अपने। अच्छा, तो जीएसटी जो है ना दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स है तो मतलब ये कि जो उसकी एमआरपी रहेगी कोई भी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब उसके ऊपर डिपेंड होएगा टैक्स। समझा? आजकल एक्चुअली ये उतना नहीं छुपाना रह गया, दिखाना भी होता है। अगर तुमने बिल देखा रहेगा तो बिल पे लिखा रहता है इतना जीएसटी, सीएसटी, जीएसटी, एसजीएसटी। अभी आजकल ये भी थोड़ा टाइप मतलब पता चलने लगा है कि इतना इतना पे कर रहे हैं हम। पहले ये क्या होता था, पहले एमआरपी में ही छुपा होता था, लेकिन आज भी बहुत सी चीजें हैं जहां पे नहीं भी दिखाया जाता है, छुपा ही होता है। ठीक है, अभी तो पेन खरीदने जाते हो तो बिल ही नहीं मिलता, तो पेन के अमाउंट में ही वो छुपा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि जीएसटी नहीं लगा है। अब तुम एक बुक खरीदने गए, नोटबुक, तो ऑब्वियसली वो नोटबुक तुम एमआरपी पे खरीद ले हो, लेकिन उसके अंदर भी तो जीएसटी है, लेकिन वो लिख के नहीं देते बुक पे कि इतना लगा है। हाँ हाँ, तो कुछ चीजों पे दिखता है, कुछ पे, बहुत सी चीजें आज भी ऐसी हैं जो नहीं दिखता है। हाँ वहां पे दिख जाता है, और वो भी बड़ी शॉप रहेगी, तो छोटी शॉप पे जाओगे तो नहीं भी दिखता है। वो आज भी हाथ से बिल बनाते हैं। वहां पे नहीं दिखेगा कितना है। ठीक है, तो अभी ये जो जीएसटी है ना, अब पॉइंट ये है कि हम यहां पे हैं बिजनेस, दो पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। क्योंकि हम बुक्स किसकी बनाते हैं? बिजनेस की। और जीएसटी टैक्स किस पे लगता है? वो लगता है एंड यूजर पे। एंड यूजर कौन हो गया भाई? कस्टमर। मतलब जो बेचने के लिए नहीं, जो खुद यूज कर रहे हो, दैट इज एंड यूजर। ठीक है, तो मतलब एज अ बिजनेस हम एंड यूजर नहीं है, हम कौन है? बिजनेस है। तो हम जो भी सामान खरीद रहे हैं या सर्विस खरीद रहे हैं, वो किसके लिए खरीद रहे हैं? कस्टमर को बेचने के लिए। तो जीएसटी इज नॉट टैक्स ऑफ द बिजनेस, मतलब हमारा टैक्स नहीं है ये। तो अल्टीमेटली हम जितना भी जीएसटी पे करेंगे वो किसी ना किसी से वसूल करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि बिजनेस का जीएसटी नॉट ए एक्सपेंस। एक्सपेंस नहीं है। बिजनेस का नहीं होगा, कस्टमर का तो होगा। ठीक है, अभी तू रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है तो जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब तूने तो जीएसटी भरा, तेरा खर्चा हो गया, लेकिन वो किसकी जेब में गया? रेस्टोरेंट की, बिजनेस की। अब रेस्टोरेंट वाला किसको देगा? गवर्नमेंट को। लेकिन उससे पहले वो क्या करेगा?
जो उसने भरा होगा, मान लो भाजी खरीदने पे उसका जीएसटी लगा, मसाले खरीदने पे लगा, दूध पे लगा जीएसटी, तो वो क्या करेगा, उतना जीएसटी उसमें से निकाल लेगा, जितना उसके ऊपर होगा वो भरेगा। मान लो उसने 10,000 रुपए का जीएसटी भरा और 20,000 का कलेक्ट किया, तो वो गवर्नमेंट को 20,000 देने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, अपना जो उसने पे किया है वो निकाल के जेब में, और जो एक्स्ट्रा आया वो गवर्नमेंट को देगा। तो मतलब उसका खर्चा कैसे हुआ, फिर बिजनेस का खर्चा तो नहीं हुआ, उसने तो कवर कर लिया अपना खर्चा। अब तुम बोलोगे सर अगर उसने 10,000 का किया लेकिन उसको 8 ही आया है, मतलब उसने पे किया जीएसटी 10,000 लेकिन सेल उसकी कम हुई, तो उसके पास कितना आया 8,000, तो 2,000 तो लॉस है, नहीं वो नेक्स्ट ईयर भर लेगा, कैरी फॉरवर्ड होएगा। समझा है? चलो आगे चलते हैं। अभी अब बिजनेस क्या करेगा, जब बिजनेस खरीदेगा, बिजनेस विल परचेज, तो वो जीएसटी पे करेगा, परचेज करेगा तो विल पे, और जीएसटी जब पे किया जाता है तो उसको बोलते हैं इनपुट। क्यों, हम डाल रहे हैं। इनपुट क्या होता है, जो हम देते हैं, और आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर देखा ना, कंप्यूटर हम जो टाइप करते हैं वो क्या होता है, इनपुट, जो आंसर आता है वो क्या होता है, आउटपुट। ये तुम्हारा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में तुम क्या करते हो, जो टाइप करते हो वो क्या है, इनपुट, इज इक्वल टू दबाने के बाद ऑटोमेटिक आया वो आउटपुट। उसी लॉजिक को यहां पकड़ा, जब हम डाल रहे हैं पैसा तो हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट। ठीक है, और विल रिसीव, तो इसलिए बोल देते हैं आउटपुट। इतना समझा? ओके, श्योर। अब यहां पे आ जाती दो सिचुएशन, एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर। अगर इंट्रा स्टेट का क्वेश्चन है तो हम जीएसटी आधा आधा बांटेंगे, किस किस में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इंट्रा स्टेट में यहां पे लिखेंगे इनपुट, ठीक है, इधर आ जाएगा आउटपुट, अब हो गया अगर इंटर स्टेट, तो हम ना सीजीएसटी लिखेंगे ना एसजीएसटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटेग्रेटेड जीएसटी यानी कि आईजीएसटी। वही तो बोल रहा हूं, तो अलग अलग, तो इंटर स्टेट में हम लिखेंगे आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, और आउटपुट समझा है। आईजीएसटी कहां लगेगा, जहां इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, और सीजीएसटी एसजीएसटी कहां आएगा, जहां इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट।
ठीक है, मोस्टली हमारा इंट्रा का ही है, आईजीएसटी नहीं है इधर। चलें आगे। अब कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ, फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो 10 मिनट बाकी है, इसमें से ना ये बनाएंगे नेक्स्ट में कर रहे कि अगर नहीं कंप्लीट नहीं होगा ना तो विधि के लिए ना बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं समझेगा, फिर आपको आप उसको डबल आपके लिए मेहनत करेंगे सर, अभी भी डबल वर्क कर वही है सिर्फ 30% है उसको हम बना देते हैं क्योंकि वो जीएसटी वाला सब कुछ इंप्लीमेंट है इसमें तो कर। हां मैं ना ये बना रही हूं, 2 ये और एक और क्वेश्चन नंबर 10 ना, उसको बोलो अभी बाहर की ट्रिप्स कम करे। क्या है, जब वो बाहर जाती है तो फिर वो ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर पाती ना। और मेघा को बोलो आने के लिए, नहीं तो फिर उसका पूरा रिवीजन भी मिस हो जाएगा। एक दिन उसको उठा लाओ ना, रास्ते से ही किडनैप कर लो उसको। इसको लेके जा कल उठा के साथ में। हाँ भेजूंगा, आज भेजता हूँ, तो भूल गया तो याद करवा दिया करो ना। शाम को मत भेजना, वो क्या है शाम तक बाद में पढ़ाई नहीं, दोपहर को हो जाती है, दोपहर को ही नहीं 2 बजे के अराउंड तक। तो कल दोपहर को कर लियो, तू घर पे ही है, तू किधर जा रही है?
अभी देखो, कल आपका जर्नल कंप्लीट हो जाएगा और लेजर स्टार्ट करेंगे। कल नहीं, आई थिंक सैटरडे को लेक्चर है अभी। तो सैटरडे को हम क्या करेंगे ना, इसका ये लास्ट पॉइंट है जीएसटी। जीएसटी होने के बाद फिर हम लेजर्स करेंगे इसका। तो जर्नल लेजर के बाद फिर सब्सिडरी बुक्स उठाएंगे। हाँ, इन्हीं क्वेश्चंस का लेजर बना लेंगे साथ में। मतलब ये जो जीएसटी वाला करेंगे ना, जीएसटी वाले के साथ साथ जीएसटी का लेजर भी कर देंगे, तो उसमें लेजर प्रैक्टिस भी हो जाएगा तुम्हारा। फिर बचेगा तो तुम्हारा ये सब्सिडरी बुक्स, और कौन कौन सा है तेरा? बीआरएस तो नहीं है, ये है डेप्री बोल रहे थे तुम लोग। हाँ, वो तो सब्सिडरी में ही आ जाएगा ना, कैश बुक तो। कैश सब्सिडरी बुक है वो। देख, सब्सिडरी बुक्स दो तरह की होती, कैश और क्रेडिट। तो कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक ऑफ कैश इन नेचर। फाइनल अकाउंट लास्ट में। ठीक है, चलो।